मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है मुग़ल साम्राज्य के जहांगीर को और शाहजहां को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमने अकबर को पढ़ लिया है, उससे पहले बाबर और हुमायूं को पढ़ा था, फिर अकबर को। आज हम इन बाप बेटे का कंसेप्ट ख़त्म करने वाले हैं। और एक बात बता दूं आपको, मैंने अकबर के बारे में और बाबर और हुमायूं के बारे में जितने भी तथ्य थे, चाहे वो एनसीईआरटी के थे, चाहे वो किसी और कहीं भी आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेंगे, आपको पिछड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उसके अंदर जितने उनके जीवन से रिलेटेड थे मैंने सारे के सारे शामिल किए हैं। और आज जो है हम जहांगीर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद शाहजहां के बारे में। तो जहांगीर आपको पता है अकबर का बेटा था, सलीम जिसका नाम था। इसको बड़ी ही दुआओं से अकबर ने जो है पाया था, मतलब बहुत सारी दुआएं अलग अलग मस्जिद मंदिर के अंदर घूम के। ठीक है, तो सलीम जब हुआ तो इसका नाम जो सलीम रखा गया था। और बाद में जब ये गद्दी पे बैठा तो ये जहांगीर के नाम से बैठा था। और ये जो राजा महाराजा लोग होते हैं, आपको पता है कि ये अपने रियल नेम से जो है गद्दी पे नहीं बैठते। गद्दी पे बैठने के बाद बहुत सारी इनको उपाधियां मिलती है, उसके बाद इनके नेम जो है वो बदल जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम जो था वो सलीम था और उपाधि नूरुद्दीन की। ये उपाधि जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसने जो है नूरुद्दीन की उपाधि ली थी। और सिंहासन पर बैठते ही पुत्र खुसरो, इसका जहांगीर का पुत्र था खुसरो। ठीक है, तो ये जो खुसरो है इसने विद्रोह कर दिया था 1606 के अंदर। ठीक है, और विद्रोह कर दिया जिसे जहांगीर ने अंधा करवा दिया। अब हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े तख्तो-ताज पे बैठे, है ना, राज करे। तो अकबर की मृत्यु 1605 के अंदर होती है और उसके बाद अगले ही साल यानी 1606 के अंदर जब जहांगीर सिंहासन पे बैठता है तो खुसरो जो होता है उसका पुत्र वो विद्रोह कर देता है और जहांगीर उसे अंधा करवा देता है कि उसके राज के अंदर क्या है किसी प्रकार की दिक्कत ना क्रिएट करे। और अर्जुन देव जी आपको पता है सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 10 गुरु हुए हैं। तो इनके जो 5वें गुरु थे सिखों के अर्जुन देव जी, तो उन्होंने खुसरो की जो है मदद की, क्योंकि खुसरो को अंधा करवा दिया था। खुसरो ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह में जो है अर्जुन देव जी ने उसकी मदद की। और इसी वजह से जो जहांगीर ने जो अर्जुन देव जी है उनको फांसी दे दी थी, फांसी दिलवा दी थी। 1611 में शेर ए अफगान की विधवा मेहरुनिसा से विवाह हो गया। यानी शेर ए अफगान जो था, अफगान का शासक था शेर ए अफगान 1611 के अंदर। ठीक है, सिंहासन पर बैठने के 5 साल बाद में इसने शेर ए अफगान की विधवा थी मेहरुनिसा। और ये मेहरुनिसा जो है बाद में नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। आपको पता है जहांगीर का जब नाम आता है तो नूर जहां का भी नाम आता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। और ये नूर जहां है, इसका रियल नेम जो था, असली नाम जो था वो मेहरुनिसा थी और मेहरुनिसा था। और ये एक विधवा थी। शेर ए अफगान जो अफगान का शासक था उसकी ये विधवा थी। इसके साथ जहांगीर विवाह करता है जो बाद में नूर जहां कहलाई थी। और इसी नूर जहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, आप जानते हैं गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि खोजी थी इस अस्मत बेगम ने, और ये अस्मत बेगम नूर जहां की माँ थी। ठीक है, जहांगीर के शहजादे खुर्रम, इसका एक तो बेटा था खुसरो जिसने इसका विद्रोह किया, जिसको इसने अंधा करवा दिया। एक शहजादा था इसका खुर्रम, को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सेना अभियान का जिम्मा सौंपा था। आपको पता है कि अमर सिंह अमसा है ना, तो उनके साथ ये आता है शहजादे खुर्रम। और इसको जहांगीर भेजता है, क्योंकि उसके पहले इसके पिता यानी अकबर जो है प्रताप को अपनी पकड़ में नहीं ले पाए थे, अपने साथ संधि करने के लिए राजी नहीं कर पाए थे। और मेवाड़ के किसी भी शासक को ये मुगल जो है नहीं कर पाए थे राजी। ठीक है, लेकिन ये जो अमर सिंह है महाराणा प्रताप का बेटा जो है, ठीक है, ये राजी हो जाता है। शहजादे खुर्रम जब इसका विद्रोह करता है तो ये राजी कर लेता है अमर सिंह को संधि के लिए। और ये मेवाड़ का प्रथम शासक था। ठीक है, अमर सिंह जो है मेवाड़ का प्रथम शासक था मुगलों के साथ संधि करने वाला। ये जहांगीर जो भेजता है शहजादे खुर्रम को, और ये विद्रोह करके अमर सिंह को राजी कर लेता है। ये सफल हो जाता है और इन दोनों के बीच में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है। ठीक है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 1615 की बात है ये, 1615 के अंदर संधि होती है। 1620 में कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। 1626 में महावत खां के विद्रोह को इसने दबाया, यानी जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा पर विजय प्राप्त कर ली और 1626 के अंदर इसने महावत खां के विद्रोह को भी दबा दिया। और इसने निसार नामक सिक्के भी चलाए थे। आप इसको
ऐसे याद कर सकते हैं। जहांगीर में भी रह आता है और निसार में भी रह आता है। तो इसने निसार नामक जो है सिक्के चलाए थे और इसके काल में मुगल चित्रकला जो है वो चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर जो है वो चित्रकला प्रेमी था, इसे बहुत अच्छी लगती थी चित्रकला करना। तो इसके जो काल के अंदर है चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। और उसके बाद में इसके महल के सामने जो है वो सोने की जंजीर थी लगी हुई, इसे न्याय की जंजीर बोलते थे, सोने की जंजीर लगी हुई थी। अक्का रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला भी बनवाई थी। चित्रकला प्रेमी था, चित्रकला इसको पसंद थी। तो आगरा के अंदर जो अक्का रिजा नाम का एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में इसने जो है चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और अपने महल के बाहर इसने सोने की जंजीर लगवा रखी थी। और ये न्याय की जंजीर होती थी, मतलब जब किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो इस जंजीर को आके मतलब इस जंजीर के जरिए न्याय प्राप्त कर सकता था। ये एक न्याय का घंटा था। ठीक है। फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी, आपको पता है जो बाबर था उसने वो अरबी भाषा में लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है। लेकिन इसने जो है फारसी भाषा में लिखी थी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, इसने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में थी। इसके काल में प्रथम अंग्रेज मिशन, यानी आपको पता है कि इंडिया के साथ जो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने इंडिया में अपना पैर जमाया कैसे था, व्यापार के जरिए जमाया था। तो वो व्यापार कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना, ऐसे ही तो आके कोई अपनी व्यापारिक कंपनियां नहीं लगा लेता। तो ये शुरू हुआ था जहांगीर के काल में, क्योंकि प्रथम अंग्रेज मिशन जो है वो हॉकिंस आया था, मुगल दरबार में आया था। ये 1608 से 11 तक अनुमति लेने के लिए लगा रहा, लेकिन इसको अनुमति नहीं मिली। फिर उसके बाद में आता है सर टॉमस रो, और ये टॉमस रो जो है दूसरे मिशन के रूप में आता है 1615 से 18 तक। और ये जो है ये जो जहांगीर से है अनुमति प्राप्त कर लेता है, व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से जो अंग्रेज है व्यापार इंडिया के अंदर अपना जमा लेते हैं। जहांगीर ने शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सबसे पहले जहांगीर के शासन पर बैठते ही, शासक बनते ही खुसरो ने विद्रोह किया था, उसको दबा दिया गया। उसके बाद में जहांगीर का जो बेटा शाहजहां था उसने विद्रोह कर दिया और जहांगीर की जो मृत्यु है 1627 में हो जाती है। मकबरा इसका कहाँ बनवाया था, इसकी पत्नी नूरजहां ने इसका मकबरा जो है लाहौर में बनवाया था। और ये एक और शासक है जिसका जो है अकबरा जो मकबरा है इसका वो कहाँ पे है, इंडिया से बाहर है, यानी लाहौर के अंदर है। लाहौर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। लाहौर के निकट एक शाहदरा नाम की जगह है, वहाँ पे इसका मकबरा बनवाया था नूरजहां ने, यानी इसकी पत्नी ने। उसके बाद में आता है शाहजहां, क्योंकि इसने विद्रोह कर दिया था तो बाद में शासक भी यही बनेगा। तो क्योंकि खुसरो को तो अंधा करवा दिया था, तो शाहजहां बना शासन, ये गद्दी पे बैठता है, शासक बनता है। और जोधपुर शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई का पुत्र था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इस शाहजहां जो है इसका बचपन का नाम खुर्रम था। और ये जोधपुर के शासक उदय सिंह, ये वही उदय सिंह है जिसको अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी, और मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है। और इसकी पुत्री थी जगत गोसाई। अब देखो अकबर के साथ हम जोधा का नाम जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि अकबर की जोधा के साथ मैरिज हुई थी, जोधा के साथ शादी हुई थी, बारमल की पुत्री थी, जो ईडर का जो शासक था बारमल। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जोधा जो अकबर के साथ जोधा नाम पढ़ते हैं वो एक काल्पनिक है, उसका कोई भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है किसी प्रकार का। क्योंकि जो बारमल था उसकी पुत्री जो थी हरकाबाई थी, जिसका मुगल शासक अकबर से विवाह हुआ था। तो ये एक फैक्ट है, सभी जोधा का नाम अकबर से जोड़ते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्योंकि जोधा की जो शादी हुई थी, जोधाबाई वो जो बारमल की पुत्री थी वो नहीं थी, वो हरकाबाई थी। ये उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर का शासक था, उसकी पुत्री थी जगत गोसाई। और उसका सेकंड नेम जो था, दूसरा नाम जो था वो जोधाबाई था, और इसका पुत्र था शाहजहां। क्योंकि जोधाबाई का विवाह, एक तो जोधाबाई का विवाह होता और एक मानबाई जो भगवंत दास की पुत्री थी, मान सिंह की बहन थी और जोधा की भतीजी थी। क्योंकि मुस्लिमों में क्या होता है कि अपने मामा की लड़कियां, बुआ की लड़कियां होती हैं, उनसे भी शादी कर देते हैं। तो जोधा उसकी मानबाई की बुआ थी, लेकिन फिर भी जो जोधा ने अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर का विवाह मानबाई से कर दिया था। वो मानबाई और एक ये जहांगीर की पत्नी, दूसरी पत्नी थी जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, और इसका नाम जोधाबाई था। और मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को अकबर ने दी थी। और इस जोधाबाई से जो है शाहजहां का जन्म होता है। और इस शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था।
और शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था, और ये मयूर सिंहासन जो है बाद में यहाँ से इंडिया से ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके मयूर सिंहासन के ऊपर जो है कोहिनूर जड़वाया गया था, जो ये शाहजहाँ के काल में लगा था। फिर रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह इसे ले जाते हैं। फिर ये ब्रिटिश काल में जो है जो अंग्रेज़ है वो इसको, हीरे को भी ले जाते हैं और मयूर सिंहासन को भी ले जाते हैं, ठीक है। और महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है तो वो इस सिंहासन को ले जाता है। विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां, और इस शाहजहाँ का विवाह किससे हुआ था? नूरजहाँ का एक भाई था आसफ खां, ठीक है। और नूरजहाँ इसकी जो वैसे इसकी खुद की माँ तो ये थी, लेकिन नूरजहाँ जहांगीर की एक और पत्नी थी, उसका मतलब इसकी सौतेली माँ, ठीक है। तो नूरजहाँ का भाई था आसफ खां, और आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, जो बाद में मुमताज़ महल कहलाई थी। और इससे इसका विवाह होता है मुमताज़ महल की दादी। क्यों? क्योंकि मुमताज़ महल की दादी क्यों थी? क्योंकि जो असमत बेगम है, इसकी पुत्री कौन थी? इसकी पुत्री थी नूरजहाँ, और ये जो है इसकी पोती थी, क्योंकि नूरजहाँ के भाई की बेटी थी, तो इसकी असमत बेगम की पोती थी। यानी मुमताज़ महल की दादी ने असमत बेगम के गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। मैंने यहाँ पे ये तथ्य क्यों शामिल किया है? क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा है कि जब हम जहांगीर को पढ़ते हैं तो नूरजहाँ के बारे में जब बात करते हैं तो नूरजहाँ की माँ के द्वारा गुलाब से इत्र बनाने की बात करी जाती है। लेकिन जब हम शाहजहाँ को पढ़ते हैं तो वही बात जो है प्रिंटिंग मिस्टेक कह लो या ना समझी कह लो या कैसे भी कह लो, शाहजहाँ को पढ़ते टाइम जब मुमताज़ महल को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि मुमताज़ महल की माँ ने माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। तो जो सभी ये कंफ्यूज होते हैं कि वो माँ जो थी वो किसकी थी? असमत बेगम किसकी माँ थी? मुमताज़ महल की थी या फिर नूरजहाँ की थी? वो नूरजहाँ की माँ थी और मुमताज़ महल की दादी थी। वो दादी की जगह माँ लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे शामिल किया है। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार, इसका छोटा बेटा था शहरयार, का विवाह नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से होता है, या नूरजहाँ, ठीक है। नूरजहाँ की पहले जो नूरजहाँ का जो पहले पति था, क्योंकि पता है आपको ये ईरान जो ये नूरजहाँ एक विधवा थी, ठीक है, और मेहरुनिसा के नाम से ये बाद में इसका नाम नूरजहाँ पड़ा था। जहांगीर से इसकी शादी हो जाती है, तो इसका जो पहला पति था उससे उत्पन्न पुत्री से शाहजहाँ के सबसे छोटे, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी हो जाती है, ठीक है। शाहजहाँ ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आसफ खां, या देखो आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल, तो ये आसफ खां जहांगीर का, ये शाहजहाँ का कौन हुआ? ससुर हुआ ना। तो अपने ससुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लेता है ये। इसके समय यानी शाहजहाँ के समय खान ए जहाँ लोदी का विद्रोह होता है, ठीक है। खान ए जहाँ लोदी है ये विद्रोह कर देता है 1628 में, और इसी विद्रोह के कारण जो कंधार है वो भी 1648 के अंदर मुगलों के हाथ से चला जाता है। दिल्ली के निकट इसने शाहजहानाबाद नगर भी बसाया। दिल्ली के निकट इसने शाहजहानाबाद नगर भी बसाया, और आगरा की राजधानी इसने शाहजहानाबाद को, यानी दिल्ली के निकट जो है शाहजहानाबाद नगर बना के, दिल्ली के निकट क्या है ये शाहजहानाबाद नगर बसाता है। और आगरा की राजधानी भी, इस नगर को बसाने के बाद आगरा की राजधानी भी शाहजहानाबाद को बना देता है। इसी में उसने, यानी ये जो शाहजहानाबाद नगर था ना, इसी के अंदर ये सुरक्षा दुर्ग भी बनवाता है, और ये सुरक्षा दुर्ग जो आज के टाइम में लाल किले के नाम से जाना जाता है। और इसी लाल किले के अंदर, इसी लाल किले को किला-ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले में इसने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया। इसने अपना और अपनी बेगम का, यानी अपना और अपनी बेगम का मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जिसे ताज महल के नाम से जाना जाता है। यानी इसने मरने से पहले ही मकबरा बनवा दिया था। यानी मुमताज़ महल की जब डेथ होती है तो ये ताज महल मुमताज़ महल की कब्र पे बनवाता है, ठीक है। और ये भी कहता है कि बाद में उसे भी मुमताज़ महल की कब्र के पास में दफनाया जाए। और ताजमहल का जो वास्तुकार था, वो दो वास्तुकार होते हैं, उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी, ठीक है। और ताजमहल के लिए जो संगमरमर आया था, आपको पता है, मकराना नागौर से, जो कि राजस्थान में है, आप सब जानते हैं। 20 वर्ष का जो समय लगा था शाहजहाँ को ताजमहल बनवाने में 20 वर्ष का जो समय लग गया था। 1632 में ये निर्माण शुरू हुआ था। और शाहजहाँ के काल में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर, ठीक है, एक चिकित्सक था, ये आया था, और इसने
सती प्रथा व जगन्नाथ की मूर्ति से अबोध लड़कियों के विवाह का वर्णन किया। यानी ये फ्रांसीसी यात्री, आपको पता है ना, फ्रांस से चीन से यात्री इंडिया के अंदर बहुत आए हैं अध्ययन करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर है बहुत सारे शिलालेख वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए। तो ये वर्नियर जो आया था ये भी अध्ययन करने के लिए ही आया था, और इसने जो है सती प्रथा का वर्णन किया है अपनी जो भी इसने लिखा था उसके अंदर। और जगन्नाथ की मूर्तियों के साथ अबोध लड़कियों का मतलब है जो लड़कियां अभी बच्ची हैं, छोटी हैं, और उनका जगन्नाथ की मूर्ति के साथ विवाह करवाया जाता था, ऐसी एक कोई प्रथा थी, उसका इसने वर्णन किया। और ये जो वर्नियर है ये शाहजहां के काल में ही इंडिया आया था। फ्रांसीसी टैवर्नियर जो है जवाहरात और मोतियों का जानकार था, ये भी शाहजहां के समय में आया था। शाहजहां के दरबार में कविंद्र आचार्य सरस्वती तथा जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। ठीक है। शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, आपको पता है, इसको तो हम बहुत बार पढ़ते हैं दारा शिकोह को। शुजा और औरंगजेब मुराद जो है इसके पुत्र थे। ठीक है। और दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य आपको पता है धर्मत का युद्ध होता है, और दारा शिकोह का साथ देता है जोधपुर का जसवंत सिंह फर्स्ट। और जसवंत सिंह फर्स्ट जो है दारा शिकोह का साथ देता है, लेकिन फिर भी जो है दारा शिकोह हार जाता है, औरंगजेब जीत जाता है, क्योंकि ये जो है ये विद्वान था, युद्ध वगैरह का इतना ज़्यादा इसको ज्ञान नहीं था, ये तो जो है एक विद्वान था दारा शिकोह, उपनिषदों वगैरह की जानकारी रखता था। और ये जो है दारा शिकोह जसवंत सिंह इसका साथ देता है, जसवंत सिंह हार जाता है। और फिर जो हाड़ी रानी जसवंत दे थी, वो जब जसवंत सिंह वापस जोधपुर जाता है तो हाड़ी रानी जसवंत दे जो है वो किले के दरवाजे जो बंद करवा देती है, किलेदारों को कह के, जो दरबारी होते हैं उनको कह के दरवाजे बंद करवा देती है, और कहती है कि ये जो है ये कोई महाराजा के वेश में कोई बहरूपिया है, क्योंकि जो राजपूत होते हैं वो युद्ध से लड़के जिंदा वापस युद्ध से हारकर जिंदा वापस कभी नहीं आते। और ये कहती है कि जो हाड़ी रानी जसवंत दे है वो कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ किले के दरवाजे नहीं खोले जाएं, ऐसा वो कहती हैं। और फिर जो है जसवंत सिंह फर्स्ट जो है बताते हैं कि किस तरीके से वो किस परिस्थिति में लौट के आए हैं, तो वो मानती है और किले के गेट जो है खोले जाते हैं। दारा शिकोह एक विद्वान था, इसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था, जिसको सिर-ए-अकबर के नाम से, जैसे अकबर ने करवाया था महाभारत का जो फारसी अनुवाद करवाया था जो रमजनामा के नाम से जाना गया था, वैसे ही इसने उपनिषदों का दारा शिकोह ने जो है फारसी अनुवाद करवाया था जो सिर-ए-अकबर के नाम से जाना गया। उसके बाद में शाहजहां के बीमार होने पर पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। आपको पता है 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था। अभी अभी मैंने सारी कहानी बताई है, और इसमें दारा शिकोह का साथ जो है जोधपुर के जसवंत सिंह फर्स्ट देते हैं, और दारा शिकोह हार जाता है, औरंगजेब जीत जाता है। और ये दारा शिकोह जो है बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त की और राजधानी पर अधिकार कर लिया। यानी सामूगढ़ के युद्ध में इसने विजय प्राप्त करके राजधानी पर अधिकार कर लिया। और औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर दिया। और इसी किले के अंदर जो है शाहजहां कहता है औरंगजेब से कि इसके अंदर इस तरह का कुछ निर्माण करवा दो कि मुझे जो है मुमताज महल का मकबरा यानी ताजमहल जो है इसमें डेली मुझे दिखे, मैं उसके दर्शन करूं। और जो औरंगजेब ऐसा करवाता है। शाहजहां जो है 1666 के अंदर 8 वर्ष कैद में रहने के बाद में शाहजहां की मौत हो जाती है, और इसे मुमताज़ बेगम के साथ ही आगरा में दफना दिया जाता है। तो ये थे हमारे जहांगीर और शाहजहां। कल हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। आपको पता है औरंगजेब किस तरह का शासक था, कितनी उसने दहशत फैलाई थी इंडिया के अंदर। और उसके बाद में कल की क्लास के अंदर जो छोटे मोटे और शासक है उनको भी पढ़ लेंगे। तो मैं जो ये क्लास ले रही हूँ मुगल साम्राज्य की, इसके बाहर देख लेना कोई भी फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये जो है सभी फैक्ट्स जो हैं एनसीईआरटी की और बाकी जितने भी पब्लिकेशन है, कोई ऑथेंटिक बुक है, जितने भी इनके जीवन कालखंड में जितने भी इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, मैंने सारे फैक्ट्स के आधार पर, कहानियाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्स याद करने से होता है। सारे फैक्ट मैंने इनके अंदर शामिल किए हैं। वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू। जय हिंद।